बेटा एनसीईआरटी 1 पेज एट ए टाइम के अंदर अब अपन चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ, हम अब आसपास देखते हैं तो हमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों दिखती हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग और व्हाट इज दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव व्हिच अ लिविंग थिंग हैज। हम जब भी आसपास में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो लिविंग को लिविंग बनाती है और ऐसी क्या चीज़ है जो नॉन लिविंग के अंदर। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। इन एनिमेट का मतलब होता है बेटा नॉन लिविंग। कि ऐसी क्या चीज़ है जो नॉन लिविंग में नहीं है। ठीक है। The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell in all living organism। और इसका आंसर है सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल प्रेजेंट होता है जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जबकि नॉन लिविंग में सेल प्रेजेंट नहीं होता है। देखो अगली लाइन है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल। कुछ एक सिंगल सेल से बने हैं। जो सिंगल सेल से बने हैं उन्हें हम अपन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वाइल अदर्स लाइक अस, जबकि बाकी जैसे कि हम लोग एक से ज्यादा सेल से बनकर मिलकर बने, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स और आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसलिए हमें हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब देखो, व्हाट इज अ सेल। ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ, पहला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सेकंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। भाई एनसीईआरटी लिखती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दो चीज करने में केपेबल हैं। एक तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब विदाउट किसी के सपोर्ट के, बिना किसी डिपेंडेंसी के अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकती हैं, है ना। सारे एसेंशियल लाइफ फंक्शंस परफॉर्म कर सकती हैं। तो दोनों चीजें लिंक्ड हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कब होगा? जब सारे एसेंशियल लाइफ फंक्शंस परफॉर्म होंगे। और एसेंशियल फंक्शंस के अंदर क्या क्या आ जाता है बेटा? सेल के अंदर रेस्पिरेशन भी हो रहा होगा, है ना। सेल में रेस्पिरेशन हो रहा होगा, सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा होगा, सेल के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही होंगी, सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसका अल्टीमेटली एक्सक्रीशन भी होगा, है ना। तो ये सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म केपेबल होता है। आगे, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर कोई भी चीज एक सेल से कम है, मतलब कंप्लीट लिविंग सेल नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया वायरस। बेटा जो वायरस है, वायरस एक कंप्लीट लिविंग सेल नहीं है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट लिविंग शो नहीं कर सकता। अब बात आती है कि सर कंप्लीट लिविंग सेल क्या हुई। देखो, कंप्लीट लिविंग सेल कहलाने के लिए तीन कैरेक्टर होने चाहिए मेनली। कंप्लीट लिविंग सेल कब कहेंगे हम? कंप्लीट लिविंग सेल तब कहेंगे जब सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री प्रेजेंट हो, सेल्यूलर बाउंड्री। अब वो सेल्यूलर बाउंड्री कुछ भी हो सकती है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, एनिमल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। उसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होना चाहिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म वो जगह है जहां पर ये सारी एक्टिविटीज चलती हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बाकी सारी। तो साइटोप्लाज्म होना चाहिए और जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल या तो होता है बेटा डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर होता है आरएनए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो हम उसे कंप्लीट लिविंग सेल कहेंगे। और अगर एक कंप्लीट लिविंग सेल है तभी वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकती है, वरना नहीं कर सकती है। अब बात आती है वायरस की। सर वही वायरस क्यों नहीं है वायरस कंप्लीट लिविंग सेल क्यों नहीं है? बेटा वायरस की बात करें ना, वायरस के पास बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है जिसको अपन कैप्सिड बोलते हैं। ये कैप्सिड क्या है? प्रोटीन कोट है। तो मतलब कि पहली बाउंड वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ठीक है। उसके पास अंदर की तरफ जेनेटिक मटेरियल भी होता है। ठीक है। या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, ज्यादातर में आरएनए होता है। तो या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, या फिर डीएनए होगा। तो ये बेटा थर्ड रिक्वायरमेंट भी पूरी है। लेकिन जो सेकंड रिक्वायरमेंट साइटोप्लाज्म, इसके पास खुद का साइटोप्लाज्म नहीं है। ये साइटोप्लाज्म के लिए डिपेंड करता है अपनी होस्ट सेल पर। जिस सेल को इन्फेक्ट करता है ना, वहां पे उसके साइटोप्लाज्म को यूज करके अपनी एक्टिविटीज कवर कराता है। दैट मीन्स ये कंप्लीट लिविंग सेल नहीं है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट लिविंग शो नहीं कर सकता। इसी वजह से हम बोलते हैं कि वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है। वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। कैसे? देखो, जब तक वो होस्ट के पास है तो वो लिविंग है, लेकिन जैसे होस्ट के बाहर चला गया, अब वो इनर्ट हो गया, इनएक्टिव हो गया, वो नॉन लिविंग है। वो ये तीन रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट लिविंग शो नहीं कर सकता। तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा सेल फंडामेंटल यूनिट है, सेल बेसिक यूनिट है।
सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल प्रेजेंट होती है। जिसके अंदर एक सेल है वो यूनिसेलुलर है, जिसमें एक से ज्यादा सेल है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है और सारे लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से कम है, कंप्लीट लिविंग सेल नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग शो नहीं कर सकता, जैसे कि वायरस। क्योंकि कंप्लीट लिविंग सेल होने के लिए बाउंड्री चाहिए, साइटोप्लाज्म चाहिए और जेनेटिक मटेरियल चाहिए, जो कि उसके पास नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है। ठीक है, हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। भाई स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला? क्योंकि हम कहेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म उनका स्ट्रक्चर सेल से बनकर बना है और यही सेल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ठीक, अब देखो आगे क्या है। एंटोन वॉन लीवनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। सबसे पहले एक लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था एंटोन वॉन लीवनहुक ने। बेटा यहाँ पर ये नहीं लिखा कि फर्स्ट सेल, फर्स्ट लिविंग सेल की बात हुई है। अगर हम बोलते फर्स्ट सेल, देखो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट हुक को। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, किसके अंदर? कॉर्क सेल्स के अंदर। उनको हनीकॉम्ब पैटर्न के अंदर कुछ स्पेसेस दिखे थे और इन्हीं स्पेसेस को इन्होंने सेल्यूलर टर्म दे दिया था। और ये सेल्यूलर और कुछ नहीं है, सेल ही है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल को तो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। अच्छा, अब ये एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने कैसे देखा था? देखो सबसे पहले इन्होंने रेनी वाटर, बरसात के पानी के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जो मूव कर रहा है। जैसे मान लो ये रेनी वाटर है ना, इसके अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव करते हुए दिखा, तो उसने नाम दे दिया इन्हें एनीमैल्क्यूल। भाई पहले तो ये मानते थे ना एनिमल मूव कर सकते हैं, अभी एनिमल जैसे मूवमेंट कर रहा था तो नाम दे दिया एनिमैल्क्यूल। फिर इन्होंने सेम चीज ऑब्जर्व करी टीथ स्कम के अंदर भी। टीथ स्कम समझते हो? टीथ स्कम का मतलब होता है दांत के बीच में जो बैल फंस जाता है ना, जब तुम लोग ब्रश नहीं करते हो, गंदे हो जाते हैं दांत, तो जो प्लेग होता है, वो जो मैल होता है, उसके अंदर भी सेम ऑर्गेनिज्म देखा। तो इस तरह से उन्होंने लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। बैक्टीरिया देखा था उन्होंने, यू बैक्टीरिया देखा था। ठीक है, तो कोई पूछे फर्स्ट सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो डेड सेल था। लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। आगे देखो, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस लेटर। हाँ, और ये भी याद रखना, अब देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने तो सेल को डिस्कवर किया था, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell। और जैसे जैसे भी टाइम बीतता गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई लगभग 1950 के आसपास, और सेल की बाकी जो चीजें हैं ना वो भी पता लगने लगी। ठीक है, तो इतना अपन ने पढ़ा, तो इसका एक बार मैं फटाफट से क्रक्स दे दूं। हम लोग सेल को क्या बोलेंगे कि सेल, चलो अगर मैं आपके लिए इसका क्रक्स दें, देखो अगर अपन बात करें, अपन ने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो सेल है वो फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करी सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर वन सेल के हैं, इसमें मोर देन वन। ठीक है, अच्छा, चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर चाहे मल्टीसेल्युलर, बना तो सेल का ही है। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ, ऐसा नहीं कि मल्टीसेल्युलर केपेबल नहीं है, मल्टीसेल्युलर तो है, लेकिन यूनिसेल्युलर केपेबल है किसके अंदर? पहला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दूसरा परफॉर्मिंग इजेंशियल फंक्शन। सारे के सारे इजेंशियल फंक्शन परफॉर्म करने की केपेबल है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसके साथ साथ हम ये बोलते हैं कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कि एक कंप्लीट लिविंग सेल होना चाहिए तभी इंडिपेंडेंट लिविंग होगी, वरना इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होगी। और कंप्लीट सेल के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, ये अपन ने बात करी ली थी। कंप्लीट सेल के अंदर 3 रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है? बाउंड्री होनी चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए और जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। वायरस को क्या हम कंप्लीट लिविंग सेल बोलते हैं? नहीं, वायरस कंप्लीट लिविंग सेल नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद का साइटोप्लाज्म नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन ने बात करी सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब आ गया सेल थ्योरी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल थ्योरी आज ही कवर करेंगे, या फिर एक काम करें सेल थ्योरी कल कवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेल